यस हेलो फ्रेंड्स, वी आर एक्टिव नाउ। गाइज, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो आपका टॉपिक आता है अभिप्रेरणा, यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में अपना जो लेसन आता है अभिप्रेरणा, जिसको अक्सर अपन प्राय इंग्लिश में अक्सर मोटिवेशन बोल देते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आखिरकार उसकी जो रोल होता है वो क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस और विशेषताएं, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में जानेंगे अपन आखिरकार मोटिवेशन क्या है, उसका मीन्स क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है साथियों, अक्सर वैसे नाम से आप सभी को पता होगा कि यार मोटिवेशन क्या होता है। अक्सर आप सभी शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं काफ़ी, आई मीन दैट आप सोशल मीडिया पर भी, यानी कि चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे कहीं भी हो, आप अक्सर सभी प्लेटफॉर्मों पर इसको भली प्रकार से देखते भी हैं और सुनते भी हैं और अपने आप को मोटिवेट भी कर पाते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपसे आपका सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, आपको इसमें ओनली फॉर ये जानना है, या आपको पढ़ने के लिए तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, तो शायद मुझे लगता है कि इस वीडियो को शुरू करना चाहिए बगैर किसी बकवास के, या मैं कहूँ कि फालतू टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है साथियों, आपको ओनली फॉर इतना करना है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपका जो भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आपका कोई भी डाउट है, जो मुझे लगता है कि कोई भी डाउट है वो नहीं रह पाएगा, अगर रहता है तो फिर भी आपको ओनली फॉर वीडियो को रिवॉच करना है, उसके बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें जानते हैं क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें इसके बारे में पढ़नी चाहिए, ताकि हमारी एग्जाम में हम बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएँ। ठीक है साथियों, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी भूमिका के बारे में, यानी कि इसके रोल के बारे में। आखिरकार मोटिवेशन का जो रोल है वो क्या है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है साथियों, हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी है कोई भी, ठीक है, क्लियर हुआ। वह अपना कार्य पूरा करने हेतु दूसरे लोगों का सहयोग चाहता है, यानी कि आई मीन दैट जो भी हम सभी हैं, हम अपना काम पूरा करने के लिए क्या चाहते हैं, किसी दूसरे का सहयोग चाहते हैं। ठीक है, या उन लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्य की नकल करते हुए सीखना चाहता। ठीक है, यही स्थिति एक कक्षा कक्ष में एक अध्यापक के सामने आती है। अध्यापक द्वारा दिया गया गृह कार्य समय पर नहीं करते हैं, पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं। वहीं एक कक्षा कक्ष में कुछ विद्यार्थी अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को गंभीरता से लेते हुए अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, इसका भूमिका के बारे में चर्चा की थी। जैसे मान लीजिए हम सभी हैं, एक ह्यूमन बॉडी है, क्लियर हुआ। उसमें चाहे अपन छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, ठीक है, एक्सवाइजेड जो भी होता है वो सब के सब क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं। ठीक है, एक प्राणी होते हैं, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टॉपिक ये लिया था क्योंकि हम टीचिंग प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, तो हमने क्या देखा कि स्कूल में अक्सर हम सभी क्या देखते हैं, स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करते हैं। किस वजह से, उनके अंदर आई मीन दैट उनका जो मोटिव होता है वो उनका क्लियर नहीं होता है। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपका मोटिव है कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, बढ़िया आपको परसेंटेज चाहिए, ठीक है, इस वजह से आप लगातार अभी भी स्टडी कर रहे हैं। और आई मीन दैट मतलब कि आप इसको बार बार भी देख रहे होंगे कि भाई कहीं से कोई डाउट है तो वो उसको क्लियर हो जाए, ताकि हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आपका मोटिव क्लियर है। उन बच्चों का क्या होता है कि मोटिव क्लियर नहीं होता। जैसे मान लीजिए आई मीन दैट जो फोर्थ क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसका मोटिव क्लियर नहीं है कि भाई मुझे आगे क्या करना है। इस वजह से वो टीचर के द्वारा दिया गया जो होमवर्क होता है उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, क्लियर हुआ। इस वजह से मतलब कि हमें क्या करना चाहिए उसके सुधार के लिए, हमें उनको इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और अपना होमवर्क हो उसको लर्न करना या उसको कंप्लीट करना या उसको नोट डाउन करना, जो भी चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ बातें हुई थी कि मतलब कि कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई अपना जो होमवर्क होता है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और वहीं पर कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि टीचर के द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को गंभीरता से लेते हुए अच्छे अंक हैं जो प्राप्त करते हैं। मतलब कि अपन ने अक्सर देखा है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स। ठीक है, अपन किसी को भी बाउंस करते हैं तो वहाँ पे अपने को क्या मिलता है, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। वहीं ठीक इसी प्रकार से अपन किसी भी क्लास में घुसते हैं तो हमें दोनों प्रकार से मिलते हैं। अब वहाँ पे अच्छे बच्चे भी मिलते हैं, कुछ परसेंट नेगेटिव भी मिलते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा कि वो मतलब कि मान लीजिए आपका होमवर्क है या आपका जो भी आई मीन दैट जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और दूसरे क्या होते हैं उस चीज़ को सीरियस लेकर उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से काम करके और बढ़िया नंबर लेके आते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। इसी के साथ में चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए साथियों, आपके पास में सिंपली से है, अतः हम कह सकते हैं कि एक कक्षा कक्ष में शिक्षक की यह जानने की इच्छा बढ़ जाती है कि वह कौन से आंतरिक कारण या आकर्षण हैं जो व्यक्ति को स्वतः ही कार्य करने व व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है। मतलब कि टीचर क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने आप से सोचने लग जाता है
कि भाई ऐसे क्या इंटरेक्चुअल जो रीजन्स है वो क्या है, जिनके कारण से कि भाई किसी की तो आई मीन दैट जो काम है वो खुद से करने लग जाता है, और कोई ऐसे हैं जिनमें मतलब कि चेंजमेंट लाना जरूरी है। ठीक है, एक ही परिस्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न आचरण करते हैं, मतलब कि एक ही कोई कंडीशन है, या मान लीजिए कोई भी काम है तो उसको कोई तो मतलब कि अच्छे ढंग से करता है, कोई खराब तरीके से करता है, तो दोनों पहलू हो गए। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न व्यवहार करता है, वह एक ही व्यक्ति एक ही परिस्थिति में अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न व्यवहार करता है। ठीक है, ये यहाँ तक का क्लियर हुआ। चलिएगा, इसी के साथ में अपन बात करते हैं आगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आगे आपके पास में इसका मीन किसका, आपका जो टॉपिक है अभिप्रेरणा का। ठीक है, अभिप्रेरणा के बारे में अब अपन चर्चाएं करेंगे। ठीक है साथियों, तो अभिप्रेरणा के बारे में चर्चाएं करते हैं। जैसे अभिप्रेरणा जो शब्द है अंग्रेजी भाषा यानी कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसके मोटिवेशन से बना है। ठीक है, जैसा हमने अक्सर पहले बात की थी फर्स्ट में वीडियो की शुरुआत में। अब यहाँ पे क्या है कि मोटिवेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, या मैं ऐसे कहूँ कि वो किससे बना है, तो वो बना है लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। ठीक है, जो मोटम जो वर्ड है उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को गति देना, धक्का देना। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको स्पीड अप करना। क्लियर हुआ यहाँ तक का। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी इंटरनल पावर है जो हमें निश्चित कार्य को करने की दिशा में सक्रिय और अनियंत्रित होने में मदद करती है। देखिए, मोटिवेशन क्या चीज़ है कि हमें किसी भी दशा में कोई भी कार्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसको वहीं पर रोकने के लिए, उस चीज़ का डिसीजन लेने में और उस चीज़ को स्पीड अप करने में या स्पीड लूज करने में हमें हमारी हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी कार्य की करने की इच्छा की शक्ति का होना अभिप्रेरणा कहलाता है। क्लियर हुआ कि मतलब कोई भी जो काम है उसको करने की जो आई मीन दैट इच्छा होती है, आपकी हॉबी होती है, आपकी जो भी अपन ऐसे कह सकते हैं इस प्रकार से कि भाई इंटरेस्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में। साथियों, परिभाषाओं में देखो आपको कुछ वर्ड देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे स्किनर के अनुसार। ये क्या है कि कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने इससे संबंधित कुछ अवधारणा, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो जिनमें पहले नंबर पे हमने उठाया आपके सामने स्किनर के अनुसार। बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और इन्होंने इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा अपना जो स्टेटमेंट है उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोपरि राजमार्ग है। कहने का मतलब कि जो मोटिवेशन है वो क्या है, लर्निंग का आई मीन दैट एक सुपीरियर हाईवे है। ठीक है, क्लियर, सीखने का स्वर्ण पथ है या सीखने का हृदय है। अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई हार्ट ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए अपने को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और इसी के जरिए हम बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है आपके पास में प्रोफेसर मॉर्गन के अनुसार। ठीक है, मॉर्गन भी बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कुछ अपना स्टेटमेंट इस चीज़ के बारे में प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। अभिप्रेरणा एक चालक व आकर्षण बल है जो व्यवहार में निरंतर बनाए रखता है और लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। ठीक है साथियों, अब इसके बारे में बात करते हैं। आपने साइंस भली प्रकार से पढ़ी होगी और उसमें आपने चालक और कुचालक, उसी के साथ में आपने आकर्षण बल और इसी के साथ में अनुदर, या मैं ऐसे कहूँ कि अन्य बलों के बारे में भी ठीक प्रकार से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अदर फोर्समेंट के बारे में। ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि मतलब कि मान लीजिए जैसे कोई भी चीज़ है वो उसको किस टाइप में खींचता है और किस टाइप में उसका बल लगता है। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से हमारा जो भी टारगेट होता है, ठीक है, उसमें हमें कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को रेस में कहीं पे टॉप करना है तो वो क्या करता है, रेगुलर तरीके से पर डे वो रेस लगाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। वो उसका क्या होगा, कंटिन्यूसली, कि भाई पर डे वो रनिंग कर रहा है और उसी के साथ में क्या करता है कि भाई उसकी ओर आगे बढ़ने की ओर, लक्ष्य की ओर हमें निर्देशित करता है कि भाई मुझे आगे जाके इस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। क्लियर हुआ। चलिए साथियों, अब इसी के साथ में अपन आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो और साइकोलॉजिस्ट हुए, उनके कुछ डेफिनेशन है, वो कुछ स्टेटमेंट है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो हमारे पास में थर्ड नंबर पे आता है आपके पास में वुडवर्थ के अनुसार, मतलब कि एक वुडवर्थ नाम के बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी भी कुछ स्टेटमेंट है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशा का वह भाग है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु तो निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। मतलब कि कोई भी चीज़ है जो अपन ऐसे कहें कि भाई जो सर्टेन जो उसका बिहेव है उसके बारे में उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है या क्लैरिफाई करती है या जस्टिफाई करती है। ठीक है, उसका कोई भी अपन ऐसे कह सकते हैं कि सर्टेन एम होता है कि भाई मुझे तो ये करना ही है। ठीक है,
तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो उसको उसके बिहेव में चेंजमेंट करती है और उसको जस्टिफाई करवाती है और उस चीज़ के बारे में वो आगे बढ़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा हमारे पास में गिलफोर्ड के अनुसार। ठीक है, गिलफोर्ड भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया इस चीज़ के बारे में। अभिप्रेरणा एक विशेष आंतरिक कारक अथवा इच्छा है जो क्रिया को आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। अब देखिए इसके बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, कुछ इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा एक विशेष आंतरिक कारक, यानी कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि मोटिवेशन क्या है, कि इंटरनल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं अपन, या यानी कि ऑब्जेक्ट वैसे अपन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब तो कुछ और होता है। अपने को जो चीज़ें बाहर दिखने के लिए लग जाती हैं, जिन चीज़ों को स्पर्श कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह हम अपन रीजन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके लिए कुछ ग्रामर के फंडामेंटल्स होते हैं, उनको हम किसी अनदर वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक है आंतरिक कारक के बारे में, ठीक है ना। हमारी जो हॉबी है वो किसी भी क्रिया को, या मैं ऐसे कहूँ कि किसी भी काम को करने को, स्टार्ट करने को और उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए रखने की जो भी हमारी जो फॉर्मूली अपन ऐसे कह सकते हैं कि उसकी जो हैबिट होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है, ये होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय। अब इसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। अभिप्रेरणा की मूल व्याख्या अधिक स्पष्ट करने हेतु मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने कुछ इन चीज़ों के बारे में बताया कि भाई आखिरकार अभिप्रेरणा के मूल जो संप्रत्यय होते हैं वो किस किस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 तत्व होते हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि इसके अंदर जो 3 स्टेप्स बोल सकते हैं, ठीक है। अपन इसको, आप बेसिकली इस चीज़ को ऐसे समझिए। फर्स्ट नंबर पे आ रहा है अपने पास में आवश्यकता, सेकंड आ रहा है आपके पास में प्रणोद, और थर्ड नंबर आता है आपके पास में प्रोत्साहन, जिसको अपन रिफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। पुनर्बलन भी एक प्रकार से कह सकते हैं। तो क्लियर हुआ। पहला आ रहा है आपके पास में आवश्यकता, सेकंड होता है प्रणोद और थर्ड होता है आपके पास में प्रोत्साहन। क्लियर हुआ। चलिए अब इन चीज़ों के बारे में आगे बात कर लेते हैं और इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है आवश्यकता। आखिरकार मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों? जब प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति हो जाती है, मतलब किसी चीज, कोई भी चीज़ है, या तो वो बढ़ जाती है या घट जाती है, उस चीज़ की एक्सेस की आवश्यकता होती है, या किसी कारण से जो उत्पन्न हो जाती है, हमें उसे आवश्यकता की संज्ञा दे देते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए अब आपको इस चीज़ के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी प्राणी है, उसके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी या उसकी अति, जैसे मान लीजिए आई मीन दैट किसी के जैसे खोपड़ी में बाल उड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, कमी हो रही है बालों की, और वहीं पे किसी के क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा उग रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उसकी अति हो रही है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए किसी को तो हटाने और किसी को उगाने, तो वहाँ पे क्या हो गई, नीड हो गई, ठीक है। या मान लीजिए किसी को भूख लग रही है, तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो वो क्या होगी, उसकी आवश्यकता हो गई। क्लियर हुआ यहाँ तक के लिए। अब यहाँ पे वुडवर्थ ने एक स्टेटमेंट दिया है अपना खुद का। वुडवर्थ ने क्या कहा है, कमी या अति की शारीरिक अवस्था को आवश्यकता कहा जाता है। मतलब कि जो शारीरिक अवस्था के लिए उसमें कमी या अति होती है, उसको क्या कहा उन्होंने, आवश्यकता कहा है। क्लियर हुआ। इसके लिए एग्जाम्पल है, जब मानव शरीर में मूल मंत्र जैसे व्यर्थ पदार्थ जमा हो जाते हैं, यदि उन्हें बाहर नहीं निकाला जाए तो मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस तरह की अवस्था को निष्कासन की संज्ञा दी जाती है। जैसे मान लीजिए आई मीन दैट अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी है, वो 2 घंटे के लिए वॉशरूम ना जाए और उसकी बॉडी में यूरिन इकट्ठा हो जाए, तो फिक्स है आपको कि उसको खाली करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको खाली नहीं करते हो तो उसमें कुछ फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह ऐसे होते हैं, उनका भी फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उनमें जीवन भी संकट में पड़ सकता है। तो इस तरह की जो भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि उनका निष्कासन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उनको निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या है कि निष्कासन की संज्ञा दी जाती है। क्लियर हुआ ये वाला एग्जाम्पल। चलिएगा इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आवश्यकता से तात्पर्य, मतलब कि यहाँ पे जो आवश्यकता है, या मैं ऐसे कहूँ, आप आवश्यकता की जगह इसे आप नीड से ले सकते हैं, ठीक है। नीड मतलब जरूरत, ठीक है। उससे तात्पर्य प्राणी के दोनों तरह की आवश्यकताओं अर्थात कमी या अति से होता है, जिसमें क्या होता है, एक तो रिक्वायर्ड होता है, एक क्या होता है, एक्सिस्टेंस, ठीक है, ज़्यादा, और एक होता है कम। फिर यहाँ पे देखिए गिलफोर्ड ने एक और स्टेटमेंट दिया इस चीज़ के बारे में कि भाई अभिप्रेरणा एक विशेष आंतरिक दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने को प्रभावित करती है, ठीक है। गिलफोर्ड जी ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि जो अभिप्रेरणा है वो क्या है, एक विशेष आंतरिक दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने तथा उसे बनाए रखने को प्रभावित करती है। कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को एक तो क्या, कंटिन्यू, क्लियर हुआ,
किसी भी चीज़ को कंटिन्यू, और उसमें क्या होती है, इफेक्टिव भी होती है। ठीक है, अब वो किस तरीके से होती है उस चीज़ के बारे में अपन आगे चर्चाएं करते हैं। ठीक है साथियों, मुझे लगता है कि यहाँ तक के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से आई मीन दैट समझा है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर साझा कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो का लिंक साझा करना ना भूलें। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। बात करेंगे साथ ही यहाँ पे अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अभिप्रेरणा एक अनंत, निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। मतलब कि अभिप्रेरणा क्या है कि एक अनंत जिसका कोई भी एंड नहीं हो। ठीक है, वो क्या है कि निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है, मतलब कि आगे चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। क्लियर हुआ। सेकंड सब पॉइंट आ रहा है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था होती है जो कि उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित करती है। मतलब किसी भी काम है या अपन कहें कि उसके जो भी एम होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए उसको डायरेक्शन प्रदान करती है, उसको डायरेक्ट करती है। क्लियर हुआ। थर्ड सब पॉइंट आ रहा है अपने पास में, अभिप्रेरणा जन्मजात तथा अर्जित होती है। देखिए, कुछ अभिप्रेरणा ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको वो खुद से सीखता है, उन चीज़ों को प्राप्त करता है। ठीक है, अभिप्रेरणा के अंतर्गत चालक प्रणोद का भी समावेश होता है। क्लियर हुआ। देखिए, हमने पहले ही बात की थी, सबसे पहले अपने पास में क्या आया था, आवश्यकता। सेकंड नंबर पे क्या आया था, प्रणोद, और थर्ड नंबर पे क्या आया था, उसका प्रोत्साहन। क्लियर, वहां पे आपको एक वर्ड देखने को मिला था, क्या, प्रणोद। इसके बारे में अपन आगे की ओर चर्चाएं करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी भी हमारी जो अभिप्रेरणा की जो कुछ विशेषताएं हैं उनमें से 3 सब पॉइंट हमने पहले देखे थे, 4 नंबर वाला हमारे पास में एक और आ रहा है। ठीक है, अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक है, यानी कि जो अपन ऐसे कह सकते हैं कि मोटिवेशन वो क्या होता है कि साइकोलॉजी होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा मनोविज्ञान से है। इसका मतलब है जो अभिप्रेरणा है उसका मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, जो व्यक्ति के या अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आती है। क्लियर हुआ। मतलब कि एवरीबडी हैव इन इट, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये है। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट आ रहा है, अभिप्रेरणा स्वाभाविक और अर्जित मनोवृत्तियों, प्राणी के व्यवहारों को क्या करती है, परिचालक करती है, उन चीज़ों को ड्राइव करती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं उनको ऑपरेट करती है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों वर्ड का मतलब कुछ और है, लेकिन मैं इसको आपसे आई मीन दैट इस स्टेटमेंट को इस चीज़ से रिलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो कैसे, जैसे अभिप्रेरणा स्वाभाविक और अर्जित मनोवृत्तियां प्राणी के व्यवहार को परिचालक करती हैं। जैसे मान लीजिए ड्राइवर क्या करता है, किसी गाड़ी को क्या करता है, ड्राइव करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर वो क्या करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। तो वैसे ही क्या करता है मोटम, या अपन कहें कि जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, ठीक है, वो क्या करता है, कोई भी ह्यूमन बॉडी होता है उसके व्यवहार को, उसके बिहेव को क्या करता है, लगातार से उसको चलाता रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास में, आपके पास में 2 पॉइंट आ रहे हैं। अब बात चल रही है कि अभिप्रेरणा के कुछ प्रकारों के बारे में। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे अपन अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, या अपन कहेंगे अभिप्रेरणा के जो मुख्य रूप से, या मेनली अपन ऐसा कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के जो टाइप्स होते हैं वो 2 बताए गए हैं, जिनमें फर्स्ट आता है आंतरिक अभिप्रेरणा, या इसको अपन दूसरा नाम प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। कहने का मतलब इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है ना, जो हमारे अंदर से आता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये नेचुरल होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक का। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में बाह्य अभिप्रेरणा, यानी कि बाहर का, जिसको अपन अक्सर कह देते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। कृत्रिम अभिप्रेरणा इसी को कहा जाता है। तो आपका क्लियर हुआ, अभिप्रेरणा के प्रकार कितने हो गए, 2। ठीक है, 2 में कौन से, पहला है आपके पास में आंतरिक, जिसको अपन अक्सर इंटरनल कह देते हैं। सेकंड आपके पास में बाह्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में आगे बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो साथियों आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अब इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखने को मिल रहा है, आंतरिक अभिप्रेरणा। आखिरकार आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, अब इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। इससे क्या मीन्स होता है, इससे क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो देखिए, इससे अभिप्राय है व्यक्ति या बालक के आंतरिक मन में उत्पन्न होने वाले श्रव्य विचार, आंतरिक अभिप्रेरणा, जो कार्य, पाठ्य वस्तु, छात्र में ही अंतर्निहित होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेता हूं मैं। देखिए, कोई भी बालक है, उसके जो अपन ऐसे कह सकते हैं कि माइंड सेट है, उसके जो हार्ट में जो भी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर जो भी स्टिमुलस, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी जो आई मीन दैट जो आइडिया जो उत्पन्न होते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है,
और जो सुनने लायक जो भी विचार होते हैं, ठीक है, वो भी सारे के सारे क्या होती हैं, वो सभी इंटरनल कहलाते हैं, ठीक है। चाहे मान लीजिए वो कोई भी वर्क या अपन कहें कि किसी भी कार्य के प्रति हो सकते हैं, किसी भी पाठ्य वस्तु के प्रति हो सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, उस बच्चे के अंतर ही निहित होती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का? आगे देखिए, ऑर्गेनिक शैक्षिक सिद्धांतों का आधार आंतरिक अभिप्रेरणा ही है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा आविष्कार, खोज व जिज्ञासा आदि पर अधिक बल देती है, ठीक है। इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, तब तक के लिए इस पैरा को कंप्लीट कर देते हैं अपन, ठीक है ना। अध्ययन अध्यापन में आंतरिक अभिप्रेरणा का विशेष महत्व होता है, ठीक है साथियों। अब इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। ऑर्गेनिक शैक्षिक सिद्धांतों का आधार आंतरिक अभिप्रेरणा ही है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा आविष्कार, खोज व जिज्ञासा आदि पर बल देती है, अधिक बल देती है। देखिए साथियों, कोई भी चीज़ है, या तो अपन उस चीज़ को, जैसे मान लीजिए हमारे पास में अक्सर अपन देखते हैं, जैसे कोई टैंक भरा हुआ है तो वो क्या है, लिमिटेड है, और हम एक अर्थ में से पानी निकालते हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है। क्लियर हुआ? अब वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे जैसे बाहर वाला जो टैंक भरा हुआ है पानी का, वो कब तक के लिए चलेगा, जब तक के लिए है तब तक। जैसे मान लीजिए किसी की क्षमता है उसमें 500 लीटर की है, तो 500 लीटर के बाद में उसमें पानी थोड़ा ना आ सकता है, और उसमें से क्या होता है, आता रहता है रेगुलरली। लेकिन हाँ, अक्सर कुछ जगह है जहाँ पे जैसे मान लीजिए पानी की कमी आती है, उन चीज़ों को एग्जाम्पल आपको लेना नहीं है यहाँ पे। और उसी के साथ में अपने को समझना क्या है, किस चीज़ों के बारे में, जैसे किसी बच्चे के अंदर मतलब कि आई मीन दैट उसके अंदर अगर रुचि है, अक्सर अपन कह देते हैं उस चीज़ को, अगर उसके अंदर रुचि है तो वो क्या करता है, नई नई चीज़ें खोजता है, उसके बारे में जिज्ञासाएं रखता है, जिसको अक्सर अपन बोल देते हैं क्यूरियोसिटी, मतलब किसी भी चीज़ को जानने की उसके अंदर ललक होती है, ठीक है ना। उन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा बल देता है, ठीक है। अध्ययन अध्यापन में आंतरिक अभिप्रेरणा का विशेष महत्व होता है, मतलब कि जो भी टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा, या अपन कहें कि बहुत ज़्यादा आई मीन दैट इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्लियर होने तक का? चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सेकंड आ रहा है हमारे पास में बाह्य अभिप्रेरणा, जिसको अपन बोल देते हैं अक्सर एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्लियर हुआ? चलिएगा अब इसी के साथ हम चर्चाएं करते हैं इसके बारे में। इससे अभिप्राय व्यक्ति या बालक के उन विचारों से होता है जो बालक या बाह्य वातावरण, या आई मीन दैट जो बालक बाह्य वातावरण से सीखता है, अर्थात बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य है शिक्षक में उन कारकों से है जिन्हें बालक या अन्य लोग छात्रों पर जो कार्य बाह्य रूप से आरोपित किए जाते हैं। सामान्य रूप से बाह्य अभिप्रेरणाएं शिक्षण तथा अधिगम की परिस्थितियों में पुरस्कार या दंड रूप ग्रहण करती हैं, ठीक है साथियों। इसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य लिया गया है कि मतलब कि शिक्षण में उन कारकों से हैं जिन्हें बालक या अन्य लोग जो क्या है छात्रों के ऊपर कार्य बाह्य रूप से आरोपित किए जाते हैं, उनके ऊपर एक प्रकार से अपन ऐसे कह सकते हैं कि थोप दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में टीचर के द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों के ऊपर होमवर्क थोप दिया जाता है कि भाई ये आपको करना ही है, और उस चीज़ों के बारे में वो उसके लिए क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार की या अपन ऐसे कह सकते हैं किसी भी चीज़ को, कार्य को करने के लिए बाहर से जो उसको मिला हुआ मोटिवेशन है वो क्या कहलाता है, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिएगा, अब ये किसी भी टाइप से हो सकता है, कैसे, चाहे तो वो प्राइज में भी हो सकता है या फिर पनिशमेंट के रूप में भी हो सकता है। क्लियर हुआ? चलिएगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे के बारे में चर्चाएं करते हैं। अभिप्रेरणा और सीखने में कैसे संबंध है, यानी कि मेरा कहने का मतलब मोटिवेशन और लर्निंग में क्या क्या कोरिलेशन है, जिसको अक्सर अपन कह सकते हैं कोरिलेशन को सह संबंध के बारे में, ठीक है साथियों। अब अपन आगे की ओर चर्चाएं करते हैं। सीखना एक प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब लर्निंग है वो क्या है, एक प्रोसेस है। लर्निंग इज ए प्रोसेस जिसके द्वारा सीखने वाले के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब सीखना क्या है, एक प्रक्रिया मानी गई है जिसके द्वारा क्या होता है, मतलब कि कोई भी चीज़ को सीखा जाता है और उसको हमारे व्यवहार में ढाला जाता है, जिसके अनुसार हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है। शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब कि एजुकेशन जो पॉलिसी होती है, या अपन ऐसे कहें कि एजुकेशन जो फंडामेंटल होता है, उसमें क्या होता है, सीखने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा अक्सर सीखा ही जाता है। विद्यालय में अनेक अनुभवशील बालकों को औपचारिक रूप से ऐसे सिखाया जाता है जिनके प्रति कभी कभी बालक अपनी जिज्ञासा को प्रकट नहीं करता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, या मान लीजिए कुछ एक्सपीरियंस जो बच्चे होते हैं उनको मतलब कि ऐसे फॉर्मली इन चीज़ों के बारे में, कोई भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में ऐसे सिखाया जाता है जिनके प्रति बालक कभी कभी अपनी जो भी जिज्ञासा होती है, अपने कहें कि क्यूरियोसिटी होती है, उस चीज़ को वो बाहर नहीं लेके आ पाता है, ठीक है। ऐसी स्थितियों में एक अध्यापक की अभिप्रेरणा का सहारा लेना पड़ता है, अध्यापक को, ठीक है। ऐसी स्थिति में एक अध्यापक को अभिप्रेरणा का सहारा लेना पड़ता है। मतलब कि ऐसे टाइम पे क्या करता है
एक टीचर को आवश्यकता होती है वो अभिप्रेरणा का प्रयोग करता है, क्योंकि अभिप्रेरणा का प्रयोग ऐसे करना पड़ता है जैसे मान लीजिए अगर वो बच्चे वहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है या उनको सब कुछ आता है, तो उन चीज़ों के बारे में उसको उस चीज़ को जानने के लिए उसको सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, एक कक्षा में भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धि वाले प्रशिक्षणार्थी शिक्षा लेते हैं। मतलब कि कोई बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ परसेंट बच्चे कैसे होते हैं, कुछ परसेंट बच्चे होते हैं जो इंटरएक्चुअल होते हैं। ठीक है, कुछ परसेंट बच्चे वहीं पर क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, डल होते हैं। कुछ कैसे होते हैं, वो होते हैं मीडियम होते हैं। ठीक है, इन सभी बच्चों को उसको देखने के लिए, उन चीज़ों को जांचने के लिए टीचर को किन चीज़ों की आवश्यकता लेनी पड़ती है, उनको मोटिवेशन या अपन कहें कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब उन्हीं में आ गया, उनमें कुछ संकोची स्वभाव वाले बालक अपनी समस्या को कक्षा कक्ष में प्रकट नहीं करते। क्यों नहीं प्रकट करते, मतलब कि उनको ऐसे लगता है कि यार सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि यार इसको ये आता तक नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ बच्चे संकोची स्वभाव वाले होते हैं, वो उन चीज़ों को बताते नहीं है। जैसे मान लीजिए उनको छोड़िए, आप खुद से लगाइए। आप जैसे स्कूल लाइफ में पढ़ते थे या आज आप भी पढ़ते हो, अभी भी जैसे कॉलेज जाते हो तो वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं आती तो आप बच्चों मतलब कि आप क्या करते हो, वहाँ पे टीचर से नहीं पूछते हो कि यार मतलब ये सब ऐसे कहेंगे कि यार इतनी छोटी सी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बातें हुई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे बालकों को एक अध्यापक के द्वारा ऐसे में अभिप्रेरित किया जाए कि उस बालक में भी सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। मतलब उसको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उन चीज़ों के बारे में भी वो चर्चाएं नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे सिंपली से है कि ऐसे बालकों को एक अध्यापक द्वारा ऐसे में अभिप्रेरित किया जाना चाहिए कि उस बालक में भी सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। मतलब वो बच्चा भी चाहे कि यार मेरे को नहीं आता तो क्यों नहीं आता, मैं इसके बारे में कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। चलिए, अभिप्रेरणा और सीखने के संबंध में इनके जो महत्व हैं उसमें 3 बिंदु बताए गए। ठीक है, जो उसमें 3 पॉइंट्स हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि उसके जो मेजर 3 पॉइंट्स हैं उनके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले देखिए आपके पास में कुछ सब पॉइंट बनाए हुए हैं। प्रेरक सीखने वाले को अधिगम क्रियाओं को करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। मतलब कि जो भी प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी सीखने वाला होते हैं, अपने ऐसे कहें कि लर्नर होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, अधिगम की जो भी क्रियाएं होती हैं, जो लर्निंग के जो भी आई मीन दैट ऐसे कह सकता हूँ, लर्निंग की जो भी प्रोसेस होती हैं उनके बारे में उनको जो उन चीज़ों को क्या करते हैं, बताते हैं। उसके बारे में उस चीज़ों को कोरिलेट करके किसी भी चीज़ के साथ में जोड़ के उन चीज़ों के बारे में इंटरएक्चुअल इंटरप्शन बनाते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। वहीं पे आ रहा है सेकंड आपके पास में से पॉइंट, प्रत्येक या अपन कहें कि सॉरी, प्रेरक व्यक्ति की उस क्रिया को चुनने में सहायता देती है जिसे करने की इच्छा होती है। ठीक है, जो भी व्यक्ति होता है वो उस प्रोसेस के टाइप में उसको बता देना चाहता है, उस टाइप में उसको बताना चाहता है, या उस टाइप में उसको बताता है जिस टाइप में मतलब कि उसको करने की इच्छाएं होती हैं। ठीक है, कोई भी काम को करने के लिए इच्छाएं होती हैं। प्रेरक व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ये वाले क्या होते हैं, किसी भी बिहेव के लिए उसको डायरेक्शन में डालने के लिए सहायक होते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए शिक्षक और अभिप्रेरणा, मतलब कि जो टीचर और अभिप्रेरणा है उसके बारे में क्या क्या कथन है, उसके बारे में क्या क्या हमें जानना चाहिए, उस चीज़ के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, आज वर्तमान समय में एक अध्यापक को बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है। मतलब कि जो आई मीन दैट जो आज का जो जनरेशन है, या अपन ऐसे कहें कि आज का जो टाइम है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम या इस समय के अनुसार, एक टीचर को क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है उनको फेस करना पड़ता है, उनके सामने वो हेजिटेट होता है। वो कौन कौन सी है, बच्चों को एक कक्ष में इस तरीके से पढ़ाया जाए, अभिप्रेरित किया जाए, ऐसे बहुत से सवाल हैं एक अध्यापक के दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं कि यार बच्चों को एक ही क्लासरूम में मैं कैसे बैठाऊं, एक ही क्लासरूम में मैं उनको कैसे पढ़ाऊं, एक ही टाइप से मैं सभी बच्चों को कैसे ट्रेंड कर दूं। और मतलब ऐसे जो भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, एक टीचर के माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। क्लियर हुआ। यदि अध्यापक बच्चों को अध्ययन हेतु अभिप्रेरित करने में सक्षम हो जाए तो एक शिक्षक को अपना शैक्षिक कार्य, या मैं ऐसे कहूँ कि उसका टीचिंग वर्क पूरा करने में सहयोग मिलेगा। ठीक है, एक कोई भी जो शिक्षक होता है, ठीक है, उसको अपना शैक्षिक कार्य पूरा करने में सहयोग मिलेगा। मतलब कि कोई भी जो टीचर है वो बच्चों के अध्ययन के लिए इस प्रकार से अभिप्रेरित करने में, उन बच्चों को अभिप्रेरित करने में सक्षम हो जाए, उसमें एबल हो जाए, उन चीज़ों को मोटिवेट करने में, उन चीज़ों को बताने में, तो वो क्या होता है, एक शिक्षक अपना जो भी उसका जो टीचिंग वर्क होता है उसको पूरा करने में, कंप्लीट करने में उसको क्या होती है, हेल्प होती है। क्लियर वो।
चलिए अब आगे देखते हैं। एक कक्ष में विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले प्रशिक्षणार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा इनकी विभिन्नता से भरी कक्षा में अभिप्रेरणा की शैक्षिक तकनीक भी भिन्न होनी चाहिए। मतलब कि एक ही क्लासरूम में क्या होता है, अलग अलग टाइप के बच्चे रहते हैं और उनको पढ़ाने के लिए उनकी मतलब कि अलग अलग टाइप की ही हमें मेथड यूज करने चाहिए, उनके लिए अलग अलग प्रोसेस यूज करनी चाहिए। जैसे डल वाले बच्चे होते हैं उनको उस टाइप से करना चाहिए हैंडल, और उसी के साथ में कुछ जो टॉपर्स होते हैं, कुछ सुपीरियर जो बच्चे होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, उनको उस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक अपना लक्ष्य स्पष्ट एवं आसानी से प्राप्त कर सके ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है आपकी कॉलेज से रिलेटेड, मतलब आपकी कॉलेज वालों से रिलेटेड। मतलब कि जो भी आपके जो आई मीन दैट जो आपके अध्यापक होते हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि आपके जो भी टीचर्स होते हैं, उनको ऐसा चाहिए कि वो अपना लक्ष्य मतलब कि इस टाइप से बनाएं, या वो इस टाइप से इस चीज़ को सोचें कि जो भी बच्चे होते हैं उन चीज़ों को आसानी से कर पाएँ। ठीक है, आगे चलिए। अपने शिक्षण का मूल्यांकन समय समय पर किस तकनीक से किया जाए। मतलब कि जो भी उनका जो टीचिंग प्रोसेस है, वो उन्होंने पढ़ाया है, उस चीज़ का जो मूल्यांकन करें वो किस टेक्निक से किया जाए। ठीक है साथियों, अभिप्रेरित करने की कुछ तकनीक व सुझाव इस प्रकार हैं। मतलब कि जो आई मीन दैट जो इससे रिलेटेड जो भी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, वो इस प्रकार से हैं। कैसे हैं? सबसे पहले आ रहा है आपके पास में पुरस्कार एवं प्रशंसा, या अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि आई मीन दैट प्राइज, या अपन ऐसे कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ? इसके बारे में बातें करते हैं। चलिए, तो अपना पॉइंट आपके पास में पुरस्कार एवं प्रशंसा। विद्यार्थियों को अधिगम हेतु पुरस्कृत करना अच्छा विकल्प साबित होता है। ठीक है, जो भी बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए उनमें मतलब कि प्राइज देना बहुत अच्छा, या मैं कहूँ कि एक गुड ऑप्शन होता है, साबित होता है। जिन क्रियाओं में विद्यार्थियों की स्वयं की ही रुचि होती है वहाँ बाह्य अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जिन क्रियाओं में रुचि नहीं है वहाँ पे आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, उनमें रुचि जागृत करने के लिए। ठीक है, उसके लिए पुरस्कार भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें पुरस्कार कोई भी वस्तु हो सकती है और अध्यापक की सहमति। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अक्सर हमने देखा है, और अक्सर हम हमारी क्लासरूम्स में भी, और बच्चों को भी अक्सर हम सभी बोलते रहते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में भी आपने देखा होगा, और काफ़ी सारे टीचर्स को भी देखा होगा। तो अक्सर क्या बोलते हैं, बच्चे की पीठ थपथपा दी, उसकी गर्दन हिलाकर उसको स्माइल दे दिया, या मान लीजिए उसको आई मीन दैट उसको शाबाश बोल दिया। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये कॉम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, और पुरस्कार के रूप में अपन उसको कोई भी आई मीन दैट थिंग, जैसे मान लीजिए पेन दे दिया, उसको नोटबुक दे दिया, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, प्राइस में आती हैं। क्लियर हुआ? वैसे देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट को कुछ परसेंट है जो ऐसे मानते हैं कि भाई पुरस्कार कुछ परसेंट मतलब कि वस्तु ही होता है, लेकिन अगर अपन पुरस्कार को चाहें तो इसमें भी शामिल कर सकते हैं। मतलब कि आई मीन दैट कॉम्प्लीमेंट को इसमें शामिल कर सकते हैं प्रशंसा में। ठीक है, पुरस्कार गतिविधि की मात्रा के अनुरूप दिया जाना आवश्यक है। मतलब कि जैसी एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई काम है, वो कोई ज़्यादा बढ़िया तरीके से नहीं हुआ, लेकिन हम उसको एक्सीलेंट बोल दें तो वो सही नहीं है। ठीक है, काम के अकॉर्डिंग ही उसको आई मीन दैट जो पुरस्कार होता है वो देना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है, सामान्य तौर पर अति उत्तम अभिप्रेरणा का असर खत्म कर देता है। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे लेवल अप होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने अच्छा कहा, बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा, फिर आपने कहा कि भाई शाबाश, पीठ थपथपा दी, ये सारी की सारी होगी। अगर मान लीजिए आप स्टार्टिंग में उसको कह दें अति उत्तम, सर्वोत्तम, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जो नीचे के जो वर्ड्स होते हैं उनकी जो भी उसका जो असर होता है, उसका जो पावर होता है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, यह दूसरे छात्रों में एक संशय पैदा करता है। मतलब कि मान लीजिए कोई भी एक स्टूडेंट है, क्लासरूम में पढ़ा है, या मान लीजिए एक क्लास में 20 बच्चे हैं, अब उनमें से एक आपने सवाल लिखा और एक बच्चे ने कर दिया, आपको उसने एक्सीलेंट बोल दिया, अब मतलब कि आपने उस बच्चे को एक्सीलेंट बोल दिया। अब और सारे जो बच्चे होते हैं उनमें मन में संशय पैदा होता है कि कई बार पुरस्कार की अधिकता भी घातक सिद्ध हो जाती है। सिर्फ जिज्ञासा उत्पन्न करने हेतु पुरस्कार का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि यार बार बार में शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
ये सारे जो वर्ड होते हैं कई बार ये मतलब कि पुरस्कार की जो अपन ऐसे कह सकते हैं कि उसकी जो एक्सटर्नल या ऐसे भी बता सकते हैं कि उसकी जो अधिकता होती है, उसकी जो लिमिटेशन अति हो जाती है किसी भी चीज़ की, वो घातक साबित होती है। ठीक है, केवल अपन उनमें बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जिज्ञासा उत्पन्न होने पर छात्र स्वतंत्र रूप से आंतरिक अभिप्रेरणा से कार्य करे, यह एक अध्यापक को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। क्लियर हुआ? मतलब कहने का मतलब कि बच्चे के अंदर हमें खाली इतना करना है कि उसके अंदर मोटिवेशन आ जाए किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो खुद से सोचने लग जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए और उसके बारे में, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सेल्फ इंटरेस्टेड बन जाए, तो उसके बाद में उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बच्चा स्वयं से ही उन चीज़ों को कर लेगा भली प्रकार से। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? चलिए, अब मुझे लगता है कि आपका ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ बचा हुआ जो कंटेंट है उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आपके पास में पेश करेंगे। अब तक के लिए आपको कैसा लगा? हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की रेगुलर अपडेटेड एंड डिजिटली नोट्स, शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ्स, वीडियो लिंक्स प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ में ज़रूर जुड़े रहिएगा। चैनल के पास में घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास में ज़रूर पहुंचे। आपकी राय कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर इस वीडियो को साझा कीजिएगा। और अब तक के लिए मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ में, और इस वाले बचे हुए टॉपिक को भी उसमें आई मीन दैट कंप्लीट करते हुए। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।